पॉजिटिव ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना, ये है हमारा जो है कैलकुलस। बट कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले है ना कुछ स्टोरी में चलते हैं, है ना। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि न्यूटन को कैलकुलस डिस्कवर करना पड़ा? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज है ना, न्यूटन ने कैलकुलस डिस्कवर किया था। तो आज का जो चैप्टर है ये है मैथमेटिकल कैलकुलस। देखिए कैलकुलस जो है हम दो भाग में पढ़ेंगे। लेवल 1 है ना, जिसमें पहले बेसिक उसके आइडियाज को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेवल 2 में मैथमेटिकल वे में जैसे फॉर्मूलाज वगैरह डिराइव हुआ और उस फॉर्मूला को रट करके फिर दूसरे हायर लेवल के जो प्रॉब्लम बनाए जाते हैं एक्चुअली फिजिक्स में जरूरत पड़ती है उस टाइप के, ठीक है। तो कैलकुलस का जो कंटेंट है ये आप लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इसका टेंशन मत लो। आज ही शाम को मैं ये आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो देखिए कैलकुलस जो है इसमें स्टार्ट कहानी होता है न्यूटन से। देखिए जैसे मैंने आप लोग को समझाया था, कुछ दिखा तब तक कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे मान लो अचानक आपको घर पे सपोज कर लो मन किया कि यार कुछ रोस्टेड टाइप का चीज खाने का मन कर रहा है। कोई वेज है कोई नॉन वेज होगा, है ना, बट मान लो कोई रोस्टेड पोटेटो या कोई रोस्टेड चिकन इस तरह का, है ना। अब देखो रोस्टेड वाली चीजों के लिए थोड़ा कंसेप्ट अलग है ना। उसके लिए क्या रहता है, वो कोयला वाला चूल्हा होना चाहिए या देसी वाला गांव का चूल्हा होना चाहिए, तब ना याद आता है ना। आप अगर अचानक सामने पहुंच गए, है ना, और डिमांड करने लगे कि भैया मुझे रोस्टेड वाला कुछ खाना है ना, तो वो तब तक आप नहीं खा सकते हो ना जब तक वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो, है ना। तब आपको फिर लगेगा कि अरे हाँ यार इस चीज के लिए मुझे कुछ देसी हमको चूल्हा बनाना है ना, जिसमें मैं लकड़ी या कोयला वगैरह कुछ डाल करके कुछ पका सकूं, है ना। तो देखिए आइडिया क्या है, जो आपका जैसे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। कैलकुलस भी बिल्कुल उसी तरह से था। देखिए मैथमेटिक्स में पहले कभी कैलकुलस नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये न्यूटन सर जो है हमारे, इन्होंने ही इस चीज का डिस्कवर किया था, है ना। वेक्टर्स हो गया, है ना, न्यूटन ने डिस्कवर किया। मैथमेटिक्स में कैलकुलस न्यूटन ने डिस्कवर किया, है ना। क्योंकि न्यूटन आप लोगों ने अगर गूगल में जाके आप सर्च करोगे उनकी विकिपीडिया में तो आपको पता चलेगा सर आइजैक न्यूटन जो है फिजिस्ट के साथ साथ बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी थे। तो जहां इनको फिजिक्स में जो दिक्कतें आई तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक मैथमेटिक्स में कुछ चीजों को, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैथमेटिक्स का कुछ डिस्कवरी कर या इन्वेंशन कर लिया, ऐसा बोल सकते हो। तो देखिए कैलकुलस किस टाइप की आइडिया है, हम समझने के लिए पहले उनको क्या दिक्कतें आई थी वो समझते हैं, है ना। चलिए 300-400 साल पहले चलते हैं और न्यूटन के समय पहुंच जाते हैं। देखिए ब्रिज कोर्स में मैंने आप लोग को जो चीजें समझाया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, मोशन, रिगार्डिंग फिर फोर्स के कंसेप्ट, थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें, है ना। अब हम उन सब आइडियाज को अब यहाँ पे एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। देखिए जब हम लोगों को कहा जाता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मतलब v, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, सिंबॉलिकली, ये होता था हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। वेलोसिटी v या स्पीड भी अगर कह ले तो ये होता था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या चीज है? डेल्टा एस है डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट मेजर कैसे किया जाता है? तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो दो पोजीशन का डिफरेंस होगा ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डेल्टा टी क्या चीज है? तो टाइम का डिफरेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसे लिया जाना चाहिए कि नहीं, है ना। देखिए हमेशा एक चीज इमेजिन कीजिए, अब फिगर में देखिए, है ना, आपका ये कोई ग्राउंड है ना, और यहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका पोजीशन है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं है आपके पोजीशन से ही हमेशा मोशन स्टार्ट हो किसी बॉडी का, है ना। हो सकता है ये भी तो हो कि भाई बॉडी आपका थोड़ा आगे पे खड़ा था पहले, जैसे मान लो ये पोजीशन पे था, ऐसे किसी पोजीशन पे था। अब बताओ ये बॉडी जो है ना, ओरिजिन पे तो था ही नहीं, पहले कहाँ पे था, कुछ आगे पोजीशन पे था। सो लेट से दिस पोजीशन इज S1, और फिर कुछ दूर आगे पहुंच गया यहाँ पर, और लेट से ये न्यू पोजीशन बन गया और ये बन गया S2, है ना। और ये S1 और S2 जो पोजीशन है कहाँ से मेजर किया जा रहा है? ओरिजिन से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, O से S1 तक का जो डिस्टेंस है 10 मीटर का है। O से लेके S2 का जो डिस्टेंस है मान लो ये आपका 15 मीटर है। तो S1 और S2 ये क्या चीज हो गया? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिफरेंस बिटवीन S2 एंड S1 जो है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और वो डिस्प्लेसमेंट कितना का आएगा? 5 मीटर का आ जाएगा, है ना। O से लेके S1 तक एक डिस्टेंस और O से लेके S2 तक एक दूसरा डिस्टेंस। S1 और S2 के बीच में जो लेंथ का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डेल्टा एस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, है ना। तो
ये जो डेल्टा एस है ये हो गया S2 माइनस S1 है ना। ठीक है, चलो लिख दिया, क्योंकि S2 का पोजीशन O से लेकर के कुछ था 15 मीटर, और S1 का मान लेते हैं जैसे भी 10 कहा था, तो O से लेकर S1 तक 10 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको डेल्टा एस कहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जिसको हमने डेल्टा एस कहा है ना, ये हो गया हमारा S2 माइनस S1 जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट कहा। ठीक, अच्छा इसके बाद फिर डेल्टा टी आया। अब डेल्टा टी क्या था, टाइम का डिफरेंस है ना। अब देखो घड़ी लेकर के मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, ओरिजिन पे बैठा हूँ है ना, और घड़ी लेकर ओरिजिन पे बैठा हूँ, और ओरिजिन से अगर मैं एनालाइज करूंगा तो पहले मान लो मुझे क्या मिला है ना, जब मैंने देखा कि गाड़ी जो है चलना चालू किया, तो गाड़ी का उस वक्त है ना, जब जब मोशन स्टार्ट हुआ तो मैंने घड़ी में टाइम नोट किया। अब बताओ घड़ी हम लेके जब रहेंगे तो क्या घड़ी में जरूरी थोड़ी कि हमेशा हम स्टॉप वॉच टाइप की घड़ी लेके रखेंगे, 0 0 से स्टार्ट होगा। हम घड़ी नॉर्मली कैसे देखते हैं, नॉर्मल घड़ी की बात सोचिए तो नॉर्मल घड़ी में हम ऐसे देखेंगे कि भाई हाँ घड़ी में क्या बज रहा है, 10 बज रहा है, ठीक है चलो घड़ी में 10 बज रहा है ना। मतलब यहाँ पे जो टाइम था जब ये पोजीशन में जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तब टाइम था T1। ठीक है, फिर इस पोजीशन पे पहुंच गया है ना, मान लो वो बज गया तुम्हारा 10 बजकर 10 सेकेंड है ना, 10 बजकर 10 सेकेंड, यानी कि वो हो गया हमारा सेकंड टाइम। तो जीरो टाइम कहाँ होता है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। तो जीरो टाइम का तो कंसेप्ट है जो है वो जैसे आइडिया है ना, क्योंकि जीरो ले लेने से क्या है कैलकुलेशन में इजी पड़ता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली तो पोजीशन भी अगर देखोगे वो भी हमेशा जीरो से नहीं रहता है। पोजीशन आपका कुछ एक पहले से एक इनिशियल पोजीशन रहेगा और एक फाइनल पोजीशन रहेगा, उसी तरह से कुछ एक इनिशियल टाइम रहेगा और एक कुछ फाइनल टाइम रहेगा। तो घड़ी में आपका जीरो करने जाओगे तो रात के 12 बजे जाना पड़ेगा या फिर स्टॉप वॉच चालू करना पड़ेगा, ये सब हम थोड़ी करेंगे, घड़ी को अपना रीएडजस्ट नहीं करेंगे ना। हम तो हमेशा जो टाइम हमको दिख रहा है वही टाइम नोट करेंगे T1, और जो पोजीशन जो दूसरा पोजीशन जो मिला उसके अकॉर्डिंग जो टाइम मिला T2 वो नोट करेंगे। तो ये डिफरेंस हमको क्या देगा, तो ये डिफरेंस हमको देगा T2 माइनस T1। So this difference will give us delta t, and as per velocity के definition which is rate of change in displacement with respect to time है ना, कितना डिस्प्लेस कर रहा है पर यूनिट टाइम में, यही तो मीनिंग था जो लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था। देखिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है ना, यूनिट क्या है इसका, तो यूनिट था मीटर पर सेकेंड है ना। बट इसका लॉजिकल मीनिंग क्या था, लॉजिकल मीनिंग तो ये था ना, अगर मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, जैसे पिछले क्लास में समझाया था आप लोगों को, तो 2 मीटर पर सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ, 2 मीटर कवर्ड इन 1 सेकेंड है ना, या 1 सेकंड में कितना मूव किया। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो निकाल रहे हो है ना, वो भी लॉजिकली तो वही चीज है, लेकिन डेल्टा एस जो था वो क्या चीज था, वो डिस्प्लेसमेंट था, और वो डिस्प्लेसमेंट कैसा मेजर किया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके, और चेंज इन टाइम जो था वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके है ना। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं आया, यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देख लो, प्रॉब्लम ये है हमको कभी भी अगर वेलोसिटी निकालना है तो ऑलवेज हमको दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज दो टाइम की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मैं एक चलते हुए गाड़ी को देख लूं है ना, रोड पे अगर एक चलते हुए गाड़ी को देख लूं और मुझसे अगर कहा जाए बेटा उसका वेलोसिटी निकाल के दो, तो मैं पहले एक पोजीशन मार्क करूंगा है ना उस गाड़ी का, और एक दूसरा पोजीशन मार्क करूंगा, और फिर उन दोनों पोजीशन के बीच में डिफरेंस देखूंगा, और डिफरेंस जो हमको मिला डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना टाइम डिफरेंस था वो देखूंगा, इन दोनों का रेशियो लेकर कैलकुलेट करूंगा। ये करना पड़ेगा मुझे है ना, यानी कि मुझे हमेशा क्या जरूरत पड़ेगा, मिनिमम दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट तो रहेगा ही रहेगा, भले उसमें से इनिशियल पोजीशन को कभी हम जीरो ही क्यों ना ले ले। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अगर यहाँ ना रह करके ओरिजिन पे रहता, बट ओरिजिन पे भी तो वैल्यू जीरो ही है, जीरो भी तो एक वैल्यू है, ठीक है नहीं। तो बताइए हमको है ना, जब भी हमको वेलोसिटी निकालना रहेगा, मतलब बॉडी का जब भी हमको स्पीड है ना निकालना रहेगा, हमको ऑलवेज दो पोजीशन की रिक्वायरमेंट है ना, एज वेल एज दो टाइम की भी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मुझसे ये कहा गया कि भैया जिस इंस्टेंट में तुमने देखा, जैसे 10 बजे मैंने गाड़ी को देखा था, तो 10 बजे तो बॉडी मोशन में था ना, गाड़ी 10 बजे मोशन में था, तो उसी मोमेंट पे मुझे बताओ तो उसकी वेलोसिटी क्या है ना। अगर ये निकालने के लिए कहा जाए तो मैं फेल्यूर हो जाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट 10 बजे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 बजे अगर बोल दिया तो एक ही टाइम है, एक ही पोजीशन है ना। क्या ये लॉजिक समझ में आया आप लोग को। अगर एग्जैक्ट मुझसे 10 मिनट 10 बजे अगर कह दिया कि आप 10 बजे बिल्कुल है ना वेलोसिटी जो है वो निकाल के बताइए है ना, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एज पर आवर वेलोसिटी का डेफिनेशन वी नीड टू पोजीशन है ना, एंड वी नीड टू टाइम है ना। सो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम ये निकालने के लिए दो पोजीशन S2 माइनस S1 की रिक्वायरमेंट है, चेंज इन टाइम निकालने के लिए दो टाइम है ना T2 माइनस T1 ये जो था ये भी हमको जरूरत है ना। एक टाइम से हम नहीं निकाल सकते हैं या एक पोजीशन से हम नहीं निकाल सकते है ना, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से अराइज हुआ था है ना, जब न्यूटन ने सबके सामने ये सारे अपने कंसेप्ट को पुट फॉरवर्ड किया था,
उस समय, है ना, साइंटिस्ट के कम्युनिटीज में हम ऐसे करके उसका मोशन का स्पीड वगैरह निकाल सकते हैं। तो कोई साइंटिस्ट रहा होगा, उसने पूछ लिया न्यूटन से कि भाई आप हमेशा दो पोजीशन की बात करते हो, है ना, दो पोजीशन ले ले करके आप कैलकुलेट करने की बात करते हो। मैं ये बोलता हूँ कि देखो, जिस वक्त आपने गाड़ी को ऑब्जर्व किया, है ना, उस वक्त बॉडी मोशन में तो था, मतलब गाड़ी आपका मोशन में तो था, तो उसी मोमेंट पे आप मुझे क्यों नहीं वेलोसिटी बता सकते हो? बिल्कुल उसी मोमेंट पे, है ना। जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई, जैसे आप बोल रहे हो ना कि गाड़ी जो है रोड पे चल रही थी, और जब उससे आपका वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया, गाड़ी का वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया, तो जब आपने तुरंत घड़ी देखा तो घड़ी में एक पोजीशन के लिए 10 मिनट 10 आवर्स और दूसरे पोजीशन पे 10 आवर्स 10 सेकेंड, ऐसा कुछ अगर मिल रहा है ना, तो आप तो 10 सेकंड के इंटरवल का एवरेज ले रहे हो ना, एक तरह से जी, मतलब 10 बजे से लेकर के 10 बजकर 10 सेकंड, है ना, तो 10 सेकंड के इंटरवल में तो कुछ भी हो सकता है गाड़ी का, है ना। आज के डेट में देख लो, हमारे पास क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो सारे मिसाइल तो भैया 1 सेकंड में ऐसे रायपुर पहुंच जाएगा, है ना। अब कैसे इतना लंबा सेकंड का टाइम ले सकते हो? हालांकि उस समय जो था, 1 सेकंड में गाड़ी कहीं, मतलब फिजिकल बॉडीज का मोशन बहुत ज्यादा नहीं होता था, है ना, बट फिर भी लोगों को मैथमेटिकली ये सब चीजें क्लियर था कि स्पीड बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा स्पीड भी हो सकता है, लाइट की स्पीड का आइडिया लोगों को लग चुका था, मतलब इस तरह का बहुत हाई स्पीड हो सकता है, जैसे क्योंकि तब तक प्लेनेटरी मोशन का आइडिया उनको लग चुका था कि प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और ये सारे ह्यूज बॉडी से और लार्ज लार्ज डिस्टेंस मूव करते हैं, तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, है ना। ये सारे आइडिया जो था तब तक लग चुका था, तो इसलिए किसी ने पुट फॉरवर्ड किया, है ना, न्यूटन के सामने ये क्वेश्चन कि आपको जब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे, है ना। जैसे एक मूविंग, है ना, जैसे मूविंग बॉडी को आपने देख लिया और कह दिया कि भाई मूविंग बॉडी जो था उसका मुझे बिल्कुल 10 बजे ही मुझे वेलोसिटी चाहिए, है ना, 10 बजे ही उसका क्या मोशन का स्पीड था वो मुझे चाहिए, है ना। तो आप कैसे निकालोगे? तो न्यूटन कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि उसको चाहिए क्या था, है ना, अरे भाई 10 बजे का तो नहीं निकाल पाएंगे, वो बोला, है ना, क्योंकि मुझे पहले गाड़ी को 10 बजे देखने दो कहाँ पे था, और 10 सेकंड बाद कहाँ पर है वहां देखने दो। 10 बजे देख लिया और 10 बजकर 10 सेकंड में देख लिया, टाइम डिफरेंस मिल गया, दो पोजीशन का डिफरेंस मिल गया, एंड देन ही कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी। बट ये तो कंसेप्चुअली जो हो गया, है ना, 10 से लेकर के 10 बजकर 10 सेकंड तक की वेलोसिटी है, और जिसको आप एक तरह से एवरेज बोल सकते हो, है ना। ये तो एग्जैक्ट 10 सेकंड 10 मिनट का, सॉरी 10 आवर्स का तो नहीं हुआ, है ना, 10 बजे का तो नहीं हुआ। बोलिए, क्या ये जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, है ना, आपको मैसेज करके मुझे बताइए, क्या ये आपको क्लियर हुआ कि न्यूटन कहाँ फंस गया था, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहा था। ले एक वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालने के लिए, है ना, उसको सहारा लेना पड़ता था दो, है ना, उसको सहारा लेना पड़ता था आपका दो दो पोजीशन का एंड दो दो टाइम का, है ना। बताइए, मैसेज करके बताइए, क्या ये आपको क्लियर है आइडिया? तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, तो चलिए, हिमांशु, क्लियर हुआ आपको आइडिया? चलिए, सही है, चलिए। और प्रतिभा, मेघा, आप लोग को क्लियर है आइडिया? यस सर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, जहां न्यूटन के सामने ये प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम क्या था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसको वेलोसिटी निकालना था, है ना। तो ये अब निकालें कैसे भाई, है ना, न्यूटन सोच में पड़ गया, है ना। तो अब न्यूटन के दिमाग में एक मैथमेटिकल टूल का आइडिया आया, है ना। अब उसने क्या सोचा कि चलो 10 बजकर 10 सेकंड जो टाइम है, ये तो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो गया, 10 बजे से लेकर के 10 बजकर 10 सेकंड तक। हालांकि देख लो, आप खुद अपनी घड़ी पे देख लो, 10 सेकंड हमारे कुछ भी नहीं है ना। और स्लो मूविंग बॉडीज के लिए 10 सेकंड कुछ भी नहीं होता है, स्लो मूविंग बॉडीज में हमारा 10 सेकंड बिल्कुल नॉर्मल सब मोशन है, उस समय ऐसा कोई कार वार का कंसेप्ट भी नहीं था, है ना। बट फिर भी न्यूटन लोग या साइंटिस्ट कम्युनिटी जो थे वो तो तेज थे ही, उन लोगों ने सोचा चीजों को, है ना, और सोच के ये प्रॉब्लम न्यूटन के सामने डाल दिया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कैसे निकालोगे, है ना। तभी सामने जो उसका आया, है ना, आइडिया, उसी मतलब जो मतलब प्रॉब्लम उसके अराइज हुआ, उस प्रॉब्लम को उसने सॉर्ट आउट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, उसी टॉपिक को आज हम कैलकुलस बोलते हैं, है ना। और वो कौन सा आइडिया था, चलो उसको समझते हैं, है ना। तो देखो, वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था ये तो ठीक था, बट ये जो कंसेप्ट है ना, इसको एक्चुअली अगर देखा जाए, 10 बजे से लेकर के 10 बजकर 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड के इंटरवल में उसने वेलोसिटी निकाला, तो इट इज मोर कंसिडर्ड एज एन एवरेज, है ना, नॉट एज इंस्टेंटेनियस, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब वो क्षण, उसी इंस्टेंट पे, है ना, उसको ऐसा नहीं बोला गया, इसको कहा गया एवरेज, है ना। तो आज इसीलिए हम जब भी इस फॉर्मेट को लेते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना, मतलब है तो ये वेलोसिटी, बट इसका एक और एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी।
तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, है ना। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो कांसेप्ट है वो कौन सा चीज था, देखो अब देखो न्यूटन ने ये तो समझ गया था कि बिना दो पोजीशन के और दो टाइम के तो निकाल नहीं सकता, तो उसने एक बुद्धि लगाया, है ना। उसने ये बोला क्यों ना टाइम का डिफरेंस को मैं बहुत छोटा ले लूं, है ना। क्या बोला उसने, टाइम के डिफरेंस को मैं बहुत छोटा ले लूं। कितना छोटा, बहुत छोटा। अब भाई कितना छोटा, है ना, बहुत छोटा। अब बहुत छोटा का भी तो कोई मतलब होना चाहिए, तो उसने एक सिंबल हमको दिया, है ना। और देखो वो सिंबल इस तरह से एनालाइज किया जाता है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको भी हम वी ही लिखेंगे, है ना, वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसमें एक टर्म, है ना, इंस्टेंटेनियस जुड़ जाने के कारण इसका थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल आइडिया का इंट्रोडक्शन हो जाता है, और वो होता है लिमिट, जिसको हम कहते हैं। और इसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या है ये, समझना इस चीज को। देखो बी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी अभी भी है ना, चेंज मतलब इसका कोई मीनिंग में चेंज नहीं आया है, मीनिंग अभी भी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। बट ये क्या बताया गया है ना। तो जब लोगों ने उससे कहा कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसने ये सोचा कि देखो हम दो पोजीशन और दो टाइम का कंसेप्ट को तो हम हटा नहीं सकते, तो क्यों ना जो टाइम डिफरेंस है ना, उसी को बहुत छोटा ले लिया जाए। टाइम डिफरेंस को अगर मैं बहुत छोटा ले लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो वही चीज देखो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली सिंबॉलिकली कुछ तो लिखना रहेगा, तो इसलिए ये सिंबल यूज किया गया, है ना। और इस सिंबल को हम या तो लिमिट बोल के लिखते हैं, है ना, या शॉर्ट फॉर्म में इसको LIM बोल के लिखा जाता है। LIM, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये भी उसका सिंबल है ना। ये कभी कभी सिंबल उसका LT बोल के भी लिखा जाता है, LT, है ना। LT मैथमेटिक्स के बुक में देखोगे तो या तो LIM या LT ऐसा लिखा जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अब इसका देखो लैंग्वेज में मीनिंग है ना, इसका जो मीनिंग है ये लैंग्वेज में आएगा आपका, है ना। अब देखो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंबल का लैंग्वेज का कंसेप्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में रफ वर्क में। देखिए हमारे पास अगर कहा जाए ये तीन डॉट, है ना, ये तीन डॉट का सिंबल आप सभी लोग यूज किए हो और जानते हो अच्छी तरह से, इसको बोलते हैं डियरफोर, है ना। ये सिंबल का मीनिंग हो गया डियरफोर। ठीक उसी तरह से ये सिंबल का मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंस, है ना। ये सारे मैथमेटिकल सिंबल है कि नहीं, है ना, सिंस, डियरफोर, इस तरह से। तो अब एक और मैथमेटिकल सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना, जैसे ये सिंबल, है ना। ये सिंबल अभी शायद आप लोगों ने 10th तक पाया नहीं है, बट ये अभी 11th वगैरह में आपको मिलेगा, है ना। इसको बोला जाता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, है ना। ये सारे सिंबल्स है ना। तो उसी तरह से ये जो सिंबल मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया, ये नया जो दिखा है LT, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। इसका मतलब क्या है ना, द चेंज, लिख देता हूँ लैंग्वेज में यहाँ पे, इसका मीनिंग है द चेंज इन टाइम is very small, the change in time is very small, है ना। ये हाउ स्मॉल, अगर कोई पूछ दे भाई स्मॉल तो बहुत ही होता है, 1 मिलीमीटर भी छोटा है, बट 1 मिलीमीटर स्टिल हमारे लिए छोटा है, बट तुम्हारा चींटी के लिए तो छोटा नहीं है वो। एक चींटी के लिए देखोगे तो 1 मिलीमीटर तो उसका एक लंबा सा उसका हाथ हो जाएगा, है ना। तो और छोटा कितना है, तो चलो बोल दिया 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर हमारे लिए छोटा बहुत हो गया, है ना। लेकिन फिर अगर आप एटॉमिक लेवल पे चले जाओगे तो वहां तो आर्मस्ट्रॉन्ग चलता है ना। आर्मस्ट्रॉन्ग और छोटा है, तो उसके लेवल पे इस तरह से कितना छोटा, तो छोटा का कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसको छोटा बोलोगे, जब तक आप जीरो को ना, जीरो को जब जब तक आप अप्रोच ना करो, है ना। तो इसलिए कंसेप्ट ये था कि द चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, है ना। हाउ स्मॉल अगर ऐसा कोई बोल दे, है ना, तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना, मतलब हाउ स्मॉल इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, है ना। बोले यार जीरो को अप्रोच करता है ऐसा, बट जीरो नहीं है, ध्यान रखना, ये जीरो को अप्रोच करता है, जीरो नहीं है। बोलिए क्लियर हुआ ये आइडिया, है ना। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मीनिंग क्या था, द चेंज इन टाइम इज वेरी स्मॉल, है ना। और कितना स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, है ना, बट जीरो नहीं है ना। जैसे इसका वैल्यू अगर बोलोगे तो इस तरह से लिखना होगा 0.0000000001,
है ना, ये क्या इसको आप छोटा बोल दिया है ना, बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, अब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 10 टू द पावर -10, सोचो, है ना, ऐसा अगर हम बोलते हैं 10 टू द पावर -10, तो व्हाट इज 10 टू द पावर -10, तो 10 टू द पावर -10 मतलब हो गया डेसिमल के बाद नॉट हो जीरो, है ना, डेसिमल के बाद नॉट हो जीरो, उसके बाद 1, ये मीनिंग हुआ उसका, तो वो तो छोटा है ना, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो उसी तरह से आपका जो है ना, तो 10 टू द पावर -10 अगर छोटा है तो 10 टू द पावर -100 क्या है, तो 10 टू द पावर -100 उससे और छोटा है ना, तो उसमें कितना तो जीरो आएगा डेसिमल के बाद, 99 तो जीरो आएगा एंड फिर 1 आएगा, है ना। तो इस तरह से अगर बोलोगे तो जो छोटा जिस चीज को डिफाइन करते हो ना, वो मैथमेटिक्स में नेवर एंडिंग है। तो इसलिए इस चीज को न्यूटन ने कंफ्यूज नहीं करने के लिए, है ना, कोई इस तरह से डेसिमल के बाद इतने कम जीरो, इतना जीरो लेंगे तो उसको छोटा बोलेंगे, तो इसलिए उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखा गया था, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। ये एरो मार्क जो दिया गया है ये इसलिए इक्वल नहीं लिखा गया है ना, कई कोई बच्चे लोग इसमें ना गलती से ना इक्वल भी लिख देते हैं, इक्वल मतलब हो गया डायरेक्ट जीरो, है ना, बट ये एरो मार्क देने का मतलब है इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करती है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंसेप्ट दिया गया इस तरह से। तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसमें न्यूटन ने कहा कि जो डेल्टा टी समय है इसको अगर आप बहुत बहुत छोटा ले लो, कितना छोटा, जीरो के आसपास, है ना, तो ऐसा, तो भाई जीरो के आसपास जो समय है उसको अगर ले लेंगे तो हमारा वो इंस्टेंट पे कैसे हुआ, है ना। अब प्रैक्टिकली सोचना जरा आप, है ना, सोच के देखो, आपके पास एक कार है ना, और कार जो है वो मोशन में थी, है ना, और आप बोल रहे हो, है ना, 1000 ऑफ ए सेकेंड, है ना, 1000 ऑफ ए सेकेंड, है ना। हालांकि आज के डेट में देखोगे तो 1000 ऑफ ए सेकेंड का कैमरा हमारे पास आ गया है। आप देखोगे वो जो स्पोर्ट्स वगैरह में फोटोग्राफ वगैरह करते हैं, है ना, हाई स्पीड कैमरा वगैरह जो, या गोली मार रहा है, गोली निकल के जा रहा है गन से, वो जो डिस्कवरी वगैरह में उसके जो फोटोज वगैरह जो दिखाया जाता है, उसका तो 1/10,000 ऑफ ए सेकेंड का वो फ्रेम रेट रहता है, 1/10,000 ऑफ ए सेकेंड, तो वो तो इतना स्पीड है ना। बट आप इमेजिन करने के लिए मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ, है ना, सपोज कीजिए आपको जस्ट अगर कहा जाए 1 सेकंड का 10वां भाग, है ना, 1/10 ऑफ ए सेकंड, है ना, तो ये कितना छोटा टाइम है, आप इमेजिन कर सकते हैं फिजिकली, है ना, आपका आंखों का पलक झपकाना, है ना, वो कुछ उतना ही है ना, 1/10 ऑफ ए सेकंड, ऐसा टाइप का। तो सोच के देखिए ये भी तो बहुत कम समय हुआ ना, है ना। तो उसी तरह से अगर मान लो मैंने बोल दिया अगर 1/100, है ना, 1/100 ऑफ ए सेकंड, मतलब 1 सेकंड का, है ना, 100 भाग किया आपने, 1 सेकंड का 100 भाग और उसका एक भाग, so that is 1/100, है ना, ऑफ ए सेकंड, है ना। तो इस तरह के टाइम में कोई एक फिजिकल बॉडी कितना दूर चला जाएगा, आप मुझे बताओ, है ना। अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया 1/100 ऑफ ए सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 100 भाग करके उसका एक भाग का जो टाइम होगा, उस टाइम में कोई बॉडी का मोशन कितना कर जाएगा एक प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में, जैसे आपके घर की कार या कोई स्कूटी, है ना, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो बिल्कुल, है ना, कंसेप्ट यही था कि आपका कोई बॉडी जो है 1 सेकंड में बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता है, तो 1 सेकंड का अगर 100वां भाग ले ले, 100 भाग ले ले, तो उसमें तो उसका मोशन बिल्कुल नहीं के बराबर होगा ना। अब एटम मॉलिक्यूल्स के लेवल पे नहीं जा रहे हैं, है ना, एटम्स इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, क्योंकि वैसे भी उस समय न्यूटन के समय एटम का डिस्कवरी का, है ना, कोई मतलब डिस्कवरी वगैरह हुआ ही नहीं था, उसमें बस एक मैटर बोल के वो लोग कंसेप्ट लिए थे, इलेक्ट्रॉन वगैरह, एटम, न्यूक्लियस, है ना, ये सब बहुत दूर की चीज थी उनके लिए, तो वो लोग चीजों को उसी तरह से ऑब्जर्व किए। तो देखिए आइडिया न्यूटन ने इस छोटे से कंसेप्ट से जो है लिमिट डेल्टा की, है ना, टेंस टू जीरो, इससे उसने इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट निकाल दिया। मतलब उसका ये कहना था कि जो आप समय ले रहे हो ना उसको बहुत छोटा ले लो, कितना छोटा, मान लो 1 सेकंड का 100वां भाग, है ना, या 1 सेकंड का 1/1000, है ना, 1/1000, है ना, ऑफ ए सेकंड, इस तरह से अगर आप ले लो, है ना, तो ऑलमोस्ट उसमें आपको जो बॉडी है वो उसी इंस्टेंट पे मिलेगा। बिल्कुल सही बोला उसने, है ना, कि अगर हम कोई चलती हुई हाई स्पीड की कोई कार अगर हाईवे में देख ले और उसको अगर हम बोल दे कि भाई 1/1000 ऑफ ए सेकंड में तुम कहाँ रहोगे, तो ऑलमोस्ट वहीं पे रहेगा, वो कहीं तो जाएगा नहीं, है ना। तो ये कंसेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया। तो यानी कि देखो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा हुआ, है ना, तो डेल्टा टी अगर छोटा हुआ तो डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो फिगर में देखिए, ये जो फिगर हमने यहाँ पे देख रखा है, जो बॉडी S1 एंड S2 है ना, जो इतना डिस्टेंस कवर किया है वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो कहाँ रहेगा, वो ऑलमोस्ट ज्यों का त्यों, है ना, अपने जगह पे ही रहेगा। और यही चीज आपको एक्चुअली फिजिकली देखने को मिलता है जब आपके घर में अगर किसी का डीएसएलआर वगैरह है, हाई स्पीड कैमरा वगैरह आजकल, क्योंकि डीएसएलआर तो हर किसी के घर पे रहता ही है। आप अगर फोटो खींचते हो ना, उसमें एक मोड रहता है, उसमें देख लीजिएगा आप, मोड रहता है 1/10, 1/1000 ऑफ ए सेकेंड। अब उस स्नैप उस स्पीड में अगर आप फोटो खींचते हो तो आपको पानी का ड्रॉप्स वगैरह जो स्टिल दिखता है,
बारिश के पानी को अगर आप गिर रहा होता है ना, आप उसका फोटो लो तो आपको ड्रॉप जो है स्टिल दिखेगा। मतलब सोचिए इतना स्पीड है उसमें, है ना, कि आपको वो पानी जो नीचे गिर रहा था उसका भी आपको जो है रस्ट टाइप का इफेक्ट दिख रहा था। और गाड़ी को रास्ते में चलते हुए कोई हाई स्पीड गाड़ी को फोटो खींच लो तभी आपको दिखेगा कि वो गाड़ी तो रेस्ट पे है, ऐसा टाइप का, है ना, ये इफेक्ट आता है। तो कहने का मतलब ये था आपका इतने सारे आइडिया का, है ना। न्यूटन ने अपना कंसेप्ट चेंज नहीं किया, कंसेप्ट अभी भी उसका डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ही है ना। मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम ही ले रहा है, लेकिन फॉर दैट चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन टाइम उसने जो टाइम जो डिफरेंस है उसको बहुत छोटा ले लिया, एंड चेंज इन पोजीशन उसके रिलेटिव क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसी कंसेप्ट को, है ना, मैथमेटिकली हम लोग एक्चुअली डिफरेंशिएशन करना कहते हैं, इसी कंसेप्ट को डिफरेंशिएट करना कहते हैं, और इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखा जाता है। देखो सिंबल पे बड़े बड़े सिंबल आ रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा डेल्टा, ये सब लिखने का जो सिंबल है इसको सिंप्लीफाई किया गया, और इसको सिंप्लीफाई करके आपका लिखा गया डी एस बाई डी टी, है ना, ये चीज, ये सिंबल। आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे फिजिक्स में आपको ये सिंबल, है ना, एक्सटेंसिवली मिल जाता है ना, डी एस बाई डी टी, ये सिंबल। तो देख लो, आई होप पहले आप लोग को ये जो स्टोरी था, है ना, न्यूटन ने किस तरह से डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था मैथमेटिक्स में, अगर ये आपको क्लियर है तभी हम आगे मैथमेटिक्स में बढ़ेंगे। तो देखिए स्टोरी क्या था समझ में आ गया आप लोग को, कि न्यूटन पहले क्या था, जब यहाँ पे वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहा था तो उसको हमेशा दो पोजीशन और दो टाइम की रिक्वायरमेंट थी, है ना, दो पोजीशन एंड दो टाइम। तो दो पोजीशन और दो टाइम लेकर के जब वो एनालाइज किया तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप कैसे निकालोगे, जब आप दो पोजीशन बोल रहे हो दो टाइम बोल रहे हो सकता है कि गाड़ी 10 सेकंड में कहीं और आगे निकल जाए, तो वो इंस्टेंट हुआ ही नहीं, 10 सेकंड में तो गाड़ी कहीं और निकल चुका है, तो पोजीशन बहुत चेंज हो चुका है, तो वो इंस्टेंट हमको वेलोसिटी चाहिए जिस वक्त आपने गाड़ी को ऑब्जर्व किया था। ये बोल दो पहला इंस्टेंट पे, यानी कि जिस वक्त टाइम t1 था, पोजीशन s1 था, उसी इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वो इंस्टेंट पे कैसे निकालेंगे। तो न्यूटन ने मैथमेटिकली इसका हल ढूंढा, और वो हल क्या था, वो हल ये था जिसमें उसने क्या कहा कि जो समय का जो डिफरेंस है उसको मैं बहुत छोटा ले लेता हूँ, समय के डिफरेंस को मैं बहुत छोटा ले लेता हूँ, और समय के डिफरेंस को अगर मैं बहुत छोटा ले लूँ, कितना छोटा, जीरो के आसपास, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के आसपास। तो ऐसे जीरो के आसपास ले लेंगे, ये जो समय का डिफरेंस अगर बहुत छोटा हो गया इतने छोटे से टाइम में, है ना, आपका डिस्प्लेसमेंट भी तो छोटा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो गाड़ी गया कहाँ, गाड़ी तो ऑलमोस्ट, गाड़ी जो है जिस मूविंग बॉडी की बात आप कर रहे थे वो बॉडी तो ऑलमोस्ट वहीं का वहीं रह गया, ऐसा टाइप में आप इमेजिन कर सकते हो। तो दिस कंसेप्ट, है ना, जो था ये एक्चुअली आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम आज रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारे उसके मैथमेटिकल सिंबल्स है। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना, वही है अभी भी, इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट हियर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये कंसीडर किया जाता है, एंड दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड फाइनली एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड हियर डेल्टा टी को आपको छोटा लेना है जीरो के आसपास, और जैसे आप इसको छोटा जीरो के आसपास लेते हो तो ये वैल्यू जो है इंस्टेंटेनियस कहा जाता है, और इसमें सिंबॉलिकली इसको रिड्यूस करके बड़ा सिंबल को छोटे इस तरह से लिखा जाता है डी एस बाई डी टी, है ना। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब अगर यहाँ यस तक, सर। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर हुआ है तो हम आगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म में इस चीज को समझेंगे। बोलिए किसको कंफ्यूजन है। सर नहीं है सर, सॉल क्लियर। ऑल क्लियर। किसी को कोई हल्का सा भी डाउट है तो आगे आप पूछ लीजिए, क्योंकि हम अभी मैथमेटिक्स में पूछने वाले हैं। ओके सर। प्रतिभा आपको क्लियर है। यस सर। तो चलिए वेरी गुड, फिर आप लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया है ना। तो लिख ओके लीजिए सर। न्यूटन के सामने जो प्रॉब्लम आई थी, है यस ना, सर। न्यूटन के सामने जो प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने समझ लिया है ना, तो इसी कंसेप्ट को जब वो सॉल्व, मतलब इसी आइडिया को जब वो सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने एक बहुत बड़ा सा मैथमेटिक्स का डिस्कवरी कर लिया था, जिसको हम आज कहते हैं कैलकुलस, है ना, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएट करना, है ना। तो ये डिफरेंशिएट करना क्या है, तो इसी चीज को चलो अब मैथमेटिक्स के अंदर समझेंगे, बट अब हम इसको वेलोसिटी, है ना, या टाइम लेकर नहीं करेंगे, हम इसको जनरल y एंड x कह करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएट करना कह करके। तो कैलकुलस के अंदर सबसे पहला आज का जो टॉपिक है ये हमारा डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन, या इसको सिंबॉलिकली कहा जाता है dy बाई dx के जी, है ना, dy बाई dx। अब देखिए ये सिंबल देखकर आप लोग को मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय dy बाई dx, है ना। तो dy बाई dx और कुछ नहीं है ना, ये dtx जो हम कहते हैं, है ना, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट जो है वो और कुछ नहीं था, जैसे
डी एस बाई डी टी है। एस के जगह पे हमने क्या लिखा है, वाई लिखा है, एक्स एस है ना, एस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट के जगह पे वाई लिखा है, और टाइम जो था उसके जगह पे बस क्या लिखा है, एक्स लिखा है, क्योंकि ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हुए हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, वही चीज यहाँ पर भी अब मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। अब ऐसे क्यों करके हम लोग मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसको क्यों ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम इसको अब जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे हम जरूरी थोड़ी है कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सिर्फ मोशन में ही रखें, है ना, डिफरेंशिएट करने का है ना, ये कैलकुलस का ये आइडिया हम इसको आगे बहुत आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आगे मोशन के अलावा है ना ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया, या आगे जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 12th में आएगा वहां पर भी हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसलिए वहां पर चूंकि टर्म्स तो अलग अलग होंगे, है ना, तो वहां पे मोशन के लिए जैसे वेलोसिटी रहता है, टाइम रहता है ना, डिस्प्लेसमेंट रहता है, वहां ये सब ना हो करके कुछ और रहेगा, चार्ज रहेगा, या कहीं पे आपका ग्रेविटेशनल मास रहेगा, है ना, ये सारी चीजों के कारण जो है आप हम इसको जनरलाइज करके सीखेंगे। तो चलो वन सेकेंड, कंसेप्ट उसी तरह से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। तो फाइनली सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा वाई है ना एंड डेल्टा एक्स, है ना। और ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या क्या चीज है ना। देखिए सबसे पहले तो देखिए अगर डेल्टा वाई बोलेंगे तो ये जैसे अभी लिखा था दो पोजीशन का डिफरेंस, है ना, डेल्टा एक्स कहने का मतलब दो पोजीशन का डिफरेंस, उसी तरह से डेल्टा वाई कहने का मतलब भी हो रहा है दो आपका पोजीशन का डिफरेंस, व्हाट इज, से इट इज y2 माइनस y1, है ना। एंड सिमिलरली व्हाट इज डेल्टा एक्स, सो डेल्टा एक्स ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, दो पोजीशन का डिफरेंस, सो इट इज x2 माइनस x1, है ना, ये रिलेशन, ठीक। तो चलो पहले ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है इसको हम पहले एनालाइज कर लेते हैं ग्राफिकली, है ना। अब ये यहाँ से सारी चीजें जो है आगे ग्राफ के फॉर्म में हमको समझना है। तो देखिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को चलो पहले प्लॉट करके तो देखें आता क्या है ये, है ना। देखो ये हो गया हमारे राइट हैंड साइड में एक ग्राफ, जिसमें हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव ग्राफ को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा जनरल ग्राफ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देखो हम लोग को फिजिक्स में कई बार पैराबोला वाला ग्राफ या पैराबोला टाइप का ग्राफ बहुत ज्यादा मिलता है, उसी को मैं जनरलाइज है ना फॉर्म में ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये एक पैराबोलिक ग्राफ का सिर्फ पॉजिटिव हिस्सा को कंसिडर कर रहा हूँ, दूसरे हिस्सा नेगेटिव वाले को छोड़ रहा हूँ, हमको सिर्फ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 पॉजिटिव फॉर्म में देखना है। बताइए तो ग्राफ में अगर ये डेल्टा एक्स देखेंगे, ये डेल्टा एक्स कहाँ पर आपको दिख रहा है, कोई इमेजिन कर पा रहा है, डेल्टा एक्स x2 माइनस x1 एंड डेल्टा वाई y2 माइनस y1, ये कहाँ पे दिख रहा है, दिखा, देख लीजिए। अगर ये x एक्सिस है तो कहीं ऐसे पोजीशन पे x1 आएगा, है ना, ऐसे किसी पोजीशन पे x1 आ जाएगा, और ऐसे किसी पोजीशन पे x2 आ जाएगा। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो x1 जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन के रिलेटिव कुछ y की वैल्यू हो जाएगी, उसको y1 कह दिया, है ना। फिर x2 जिस पोजीशन पे था उस वक्त कुछ दूसरा y की वैल्यू होगी, लेट्स से उसको y2 कह दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे इक्वेशन क्यों नहीं दिया, है ना, भले ये पैराबोला टाइप का दिख रहा है, देखो इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है ना, ये आप खुद ही जानते हो। इक्वेशन इट मे बी y इक्वल टू x स्क्वायर या y इक्वल टू x या y इक्वल टू x क्यूब, ऐसा टाइप का कोई भी इक्वेशन हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको जनरलाइज करके रखा हुआ है कि अगर एक x1 है, x1 के रिलेटिव हमको क्या मिलेगा, एक y1 मिलेगा, और अगर x2 है तो x2 के रिलेटिव हमको क्या है, एक नया y2 मिलेगा। ये हो गया हमारा, है ना। अब बताइए यहाँ पे ये डेल्टा एक्स जो टर्म है वो कहाँ दिख रहा है आपको, तो देखिए लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए एंड बी, सपोज इसको मैंने ए कह दिया एंड इसको बी कह दिया, ठीक। अब बताइए, है ना, अगर मान लीजिए मैं ए से ये जो बी वाला जो लाइन था, है ना, पर्टिकुलरली नीचे की ओर एक इसमें अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो देखिए ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। अब बताइए y2 माइनस y1 कौन सा टर्म है, दिखा आपको, है ना। तो दिस पोर्शन इज y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 जो है वो क्या था, डेल्टा y। तो क्या ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, क्या इसको हम डेल्टा y लिख सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से x2 माइनस x1 देखिए, तो x2 यहाँ पर था, x1 पीछे था, तो x2 माइनस x1 को क्या हम डेल्टा x लिख सकते हैं, ये लिख दिया, है ना। तो बताइए अब अगर हमको तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चाहिए, है ना, तब हमारा बाद में डी वाई बाय डी एक्स बाद में आएगा, है ना। तो पहले तो हमको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चाहिए, तो नाउ है ना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये रिलेशन। अब जरा इसको ग्राफ में देखिए, y2 माइनस y1 ये पार्ट जिसको हमने डेल्टा y कह दिया, और x2 माइनस x1 ये पार्ट जिसको हमने डेल्टा x कह दिया, है ना। बट कुछ जाना पहचाना चीजें दिख रहा है क्या आप लोगों ने, जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हो, देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ दिखा, है ना, यस दिखा होगा। तो परपेंडिकुलर ये है, ये बेस हो गया, ऐसा कब, अगर आप एबीसी को एक ट्राइंगल कंसिडर कर दो,
चलो कर देते हैं, एबीसी को ट्राइंगल कंसीडर कर देते हैं। इफ एबीसी इज अ ट्राइंगल एंड हियर दिस एंगल इज थीटा, है ना, तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और कुछ नहीं है, ये हमारा टेन थीटा भी हो जाएगा। क्या ये चीज दिखा आप लोगों को, है ना? तो देखिए यहाँ पर ए बी जो यस लाइन सर। है, ए बी जो लाइन है, उस ए बी लाइन में ये जो एंगल है, ये आपका अगर हम इसको थीटा कंसीडर करते हैं तो टेन थीटा विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? आगे सर अगर किसी को कुछ भी दिक्कत जाता है, सर हाँ बोलिए। सर बट तो यहाँ पे थोड़ा एरर है ना सर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करेक्ट नहीं आ सकता अगर हम थीटा लेंगे तो फिर नहीं नहीं, तो एक थोड़ा चीज एरर है। देखिए, एरर कुछ यस नहीं है पर यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, ए और बी, है ना, दो पॉइंट थे किसमें, कर्व में, है ना, ए और सर बी। वही कर्व कर्व तो सर थोड़ा सुनिए स्लोपी टाइप का है ना सर, और हम लोगों देखिए, ने सुनिए हाइपोटेन्यूज एकदम पहले, सीधा बनाया है। हाँ तो ए बी जो लाइन है ये तो स्ट्रेट है आपका। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे समझ में आ गया। आप एक चीज देख लीजिए, है ना, जब आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चलो इस चीज को यहाँ पर रफ में फिर से समझते हैं ज्योमेट्री के लिए, है ना। अब मुझे ये चीज बताओ, है ना, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल रहता है, या आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से रहता है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, है ना, और ये नाम दे देते हैं इनका, चलो ए और ये बी और ये सी। चलिए बताइए, अगर आपको टेन थीटा कहा जाएगा तो टेन थीटा क्या लोगे, है ना, टेन थीटा, है ना, तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके लिए आप एबी को देखोगे कि बीसी और एसी को देखोगे, बीसी और बताइए। एसी। आप एबी को तो नहीं देखोगे ना, एबी के लिए तो हम तब देखेंगे जब हमको साइन का कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा, है ना। साइन होता है आपका बीसी सर अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हम टेन की बात कर रहे हैं। तो टेन थीटा जो होता है ये था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो दिस इज योर, है ना, बीसी अपॉन एसी। तो देखिए ये जो बी से लेकर के ए तक का जो लेंथ है, अगर ये कर्व भी था एक्चुअली रियलिटी में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसको स्ट्रेट मानेंगे, ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट। वही चीज मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता जो कैलकुलस का जो कंसेप्ट है उसमें लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप टेन थीटा बोलते हैं तो टेन थीटा इज डिपेंडेंट ऑन, है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस तुम्हारा, तो बीसी अपॉन एसी। तो ये बीसी अपॉन एसी जो है, अगर ये टेन थीटा है तो यहाँ भी तो आपको वही चीज दिख रहा है, बीसी अपॉन एसी। तो बीसी अपॉन एसी क्या चीज होना चाहिए, टेन थीटा होना चाहिए, कंसिडर्ड एबीसी एज ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम एबीसी, देखो इसमें एबी जो लाइन है उसको कंसिडर कर रहे हैं, ना कि ए बी कर्व को, ठीक है, नॉट ए बी कर्व को, ठीक है, हम ए बी जो लाइन है उसको कंसिडर करके हम ये ले रहे हैं। तो चलो इसको नोट बोल के रख देता हूँ, ये टेन थीटा जो है वो कहाँ से आया, इन ट्राइंगल, है ना, ए बी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी हाइपोटेन्यूज कंसिडर्ड, ठीक है, नोट, ए बी इज कंसिडर्ड हाइपोटेन्यूज, ए बी इज कंसिडर्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से आपको जो है एक अच्छा मैथमेटिकल चीज नया नया कुछ दिख रहा होगा कि हमारे पास जो था डेल्टा वाई क्या था, चीज था, एक चेंज था, डेल्टा एक्स क्या चीज था, ये भी एक चेंज है, चेंज इन वाई, और दूसरा क्या था, चेंज इन एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ ज्योमेट्रिकली अगर देखोगे तो जब आप रेशियो लेते हो ना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो दिस बिकम्स योर फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री टेन थीटा, है ना, और ये जो टेन थीटा है इस चीज को हम और एक चीज बोल सकते हैं, है ना, और क्या चीज बोल सकते हैं, चलो समझते हैं। कॉर्ड का नाम सुने हो आप लोग, कॉर्ड एंड टेंजेंट, कॉर्ड एंड टेंजेंट, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, इसको कॉर्ड कहा जाता है, किसको टेंजेंट कहा जाता है, सर्कल में ये चीज आप लोग पढ़े यस होंगे, सर। है ना। तो देखिए मैं एक बार इसमें आपको अब इसको जनरलाइज कर देता हूँ, है ना। अच्छा बताइए, टेंजेंट नाम आप ज्यादा फेमिलियर होंगे, टेंजेंट किसको कहा जाता है, सर्कल के आउटर में। टेंजेंट का डेफिनेशन, है ना, कोई मुझे लिटरल डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वही बताइए, है ना, डेफिनेशन हम रटते रहेंगे, है ना, वो सब मैथ्स की चीज है, हमको बस जैसे भी ये नॉलेज मतलब चाहिए कि व्हाट इज नोन एज टेंजेंट। A line passing through one point of a circle. बिल्कुल, है ना। अच्छा सर्किल या जनरल कोई भी कर्व, a line which touches just one point, है ना, of a circle, very true, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लो, है ना, जब आप अभी पढ़ोगे, है ना, आगे, तो देखिए टेंजेंट इज एनी लाइन which touches one point of any curve, है ना। देखिए सर्किल इज ए स्पेशल कर्व, है ना, पैराबोला कर्व था,
है ना, या y इक्वल टू एक्स क्यूब जो ग्राफ हमने देखा था, क्या वो कर्व था? बिल्कुल। क्या y इक्वल टू 1/x वो कर्व था? बिल्कुल, है ना। तो हर कर्व में अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से टच करते हुए किसी लाइन को ड्रॉ करोगे, देन इट विल बी ए टेंजेंट, है ना। तो टेंजेंट का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ सर्कल तक सीमित नहीं है ना। तो टेंजेंट का जो जनरल डेफिनेशन है वो एनी पॉइंट, है ना, व्हिच टचेस अ सिंगल पॉइंट, है ना, ऑफ एनी कर्व। तो देखिए आपका ये जो राइट हैंड साइड में मेरे, है ना, रफ वर्क के लिए मैंने रखा है, उसमें मैं जनरल दिखा देता हूँ। तो देखिए आप टेंजेंट किसको कहोगे? जैसे ये कोई कर्व ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ये अप एंड डाउन वाला कोई भी जनरल कर्व है, कोई इसमें इक्वेशन नहीं बना रहा, तो ये जो पॉइंट से टच करते हुए जा रहा है, दिस इज ऑल्सो ए टेंजेंट। ये नीचे वाले पॉइंट से अगर कोई कर्व को टच करते चला गया, ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज आल्सो कर्व, है ना। यहाँ पर, है ना, ऐसा बस एक पॉइंट से बस टच होना चाहिए, है ना। तो दिस आर योर टेंजेंट। तो ये हो गया टेंजेंट, है ना, ए, है ना, ये बी, है ना, ये सी डी नाम दे दिया, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ठीक है। तो ए बी और सी डी जो लाइन है इसको हम टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह से आप टेंजेंट बोलते हो तो उसी तरह से ये पहला अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये दूसरा, एक और पॉइंट पूछ रहा हूँ, है ना, कॉर्ड किसको बोलते हो? चलिए बताइए, कॉर्ड किसको आप बोलते हैं? line कॉर्ड सर्किल में तो पढ़ा है, कॉर्ड किसको बोलते हैं बताइए? A line which passes through 2 points of a circle. ओके, वन सेकेंड देख लीजिए, है ना। फिर से सर्किल वाला वर्ड जो आ रहा है ना, उसको जनरलाइज कर लो, उसको जनरलाइज करके बोल दीजिए कर्व, है ना, एनी कर्व, हाँ सर, मीन्स कर्व। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हमारा क्या, इसको हम कॉर्ड बोलेंगे? जरा देखिएगा, मैंने फिर से एक कर्व बनाया उसी टाइप का, ठीक है, जो पिछले बार अभी बनाया था। अब बोल दिया ये लाइन, दिस इज योर ए बी, है ना, दिस लाइन इज से ए बी, या चलो ए यहाँ पर बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ए बी लाइन जो है हमारा, है ना, जो दो पॉइंट पे कर्व को कट करते हुए जा रहा है ना, जो दो पॉइंट पे हमारे कर्व को जो कट करते हुए जा रहा है, क्या इसको हम कॉर्ड बोलेंगे क्या? बताइए, कंसेप्ट यस वही सर, है। बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलेंगे, है ना। तो दिस इज ए कॉर्ड, ठीक है। तो सर्किल तक सिर्फ सीमित नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब वापस हमारे फिगर पे आ जाइए जरा। अब देखिए फिगर, है ना, ये हमारा कोई भी एक जनरल कर्व था, कौन सा? ये वाला एक जनरल कर्व था। जनरल कर्व का ए बी, है ना, जो पॉइंट्स है ना, उन दोनों पॉइंट से हमारा ये जो लाइन है, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे, नाउ दिस बिकम्स कॉर्ड ए बी, Chord. कॉर्ड बन गया, है ना। और Yes उस sir. कॉर्ड का ये क्या बना? ये एंगल tan थीटा, है ना। उस कॉर्ड का ये एंगल बन गया थीटा, और यही थीटा जो यहाँ पे बन रहा है वही एंगल तो नीचे भी बनेगा यहाँ पर भी, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए तो जरा फिगर आप लोग के, है ना, मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी देख रहे हो, क्लियर है? देखिए ये ऊपर यस वाला, सर। ये एंगल ऊपर थीटा था, ये अगर ऊपर थीटा था तो ये नीचे वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। व्हाई? बिकॉज दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, थीटा थीटा आ जाएगा, है ना। तो मुझे अब बताइए, है ना, अगर ये जो ए बी जो मैंने पॉइंट पहले मार्क किया था, अब इसको मैं एक ए बी लाइन बोल सकता हूँ, है ना। या ए बी लाइन इज एक्चुअली ए कॉर्ड फॉर द कर्व, है ना, फॉर दिस गिवन कर्व। इस गिवन कर्व का ये कॉर्ड हम कहला सकते हैं इसको, है ना। और उस कॉर्ड का ये जो थीटा है, उस थीटा का अगर हम tan थीटा निकाल दे, तो दिस tan थीटा विल गिव अस डेल्टा y बाय डेल्टा x। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो देखिए, अगर यहाँ तक आप लोग को Yes क्लियर, sir. तो मैं फिर से अब थोड़ा सा इसमें और चेंजेस कर दे रहा हूँ, है ना। ये tan थीटा जो है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया था? इन ट्रायंगल, है ना, एबीसी, जिसमें AB इज कंसीडर्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्योंकि आप लोगों ने कुछ लोगों ने पूछा था अभी कंफ्यूज होकर के, तो मैंने इसलिए इसको हाइपोटेन्यूज कह दिया था। बट नाउ इसको अगर जनरलाइज करके कहें, है ना, और AB लाइन को अगर हम और एक्सटेंड कर दें, तो दिस इज कंसीडर्ड एज ए कॉर्ड ऑफ द कर्व, है ना। दिस इज कॉर्ड ऑफ द कर्व। और ये जो tan थीटा जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्लोप, है ना। ध्यान देना, tan थीटा को हम क्या बोलते हैं? स्लोप, है ना। स्लोप मतलब होता ही है किसी भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नोट बोल करके साइड में लिख देता हूँ, देख लीजिए, किसी को अगर ये पता नहीं है ना। तो स्लोप किस चीज को कहा जाता है? यहाँ पे एक और नोट बोल के लिख देता हूँ, स्लोप,
स्लोप होता है आपका, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन है ना, और ये स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बनाया है ना, तो से दिस लाइन इज ए बी लाइन, ये एक्स एक्सिस हमारा एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो ये जो हमारा ए बी लाइन जो है, ये ए बी लाइन जो है हमारा, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, थीटा, है ना। तो हियर जैसे आप लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, तो ये होता है आपका टेन थीटा। जब भी आप टेन थीटा लोगे, सॉरी, है ना, हाँ, स्लोप ऑफ ए बी जब भी आप टेन थीटा लिखोगे तो इसको हमेशा हम कंसीडर करते हैं एज ए स्लोप, है ना। ये ग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, ग्राफ में इस टर्म को यूज किया जाता है ना। जैसे पिछले बार मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि स्लोप ये स्केलिंग में सिखाया था, या थोड़ा सा ऐसा वर्ड यूज किया था, है ना। अब इसको फॉर्मली बता दे रहा हूँ। स्लोप मतलब और कुछ नहीं होता है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ, है ना, या स्लोप जब भी हम कहते हैं तो सिंपली थीटा, टेन थीटा होता है ना। और कौन सा टेन थीटा, जो या टेन थीटा में कौन सा थीटा, तो थीटा एंगल व्हिच द straight line max with x axis, है ना, is the straight line AB max with x axis या with the horizontal direction, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो AB लाइन था, उस AB लाइन में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना था, थीटा। तो इसका अगर हम tan थीटा निकाल देंगे तो दिस tan थीटा इज कंसीडर्ड एज ए स्लोप, ठीक है। तो बताइए अब हमारे पास है ना जो डेफिनेशन है उसमें आ जाइए। इस डेफिनेशन में देख लीजिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC, है ना, AB इज कंसीडर्ड एज ए हाइपोटेन्यूस, ये आप लोग के नॉलेज के लिए था, है ना। लेकिन अब इसको जो डिफाइन हम जब प्रॉपर्ली करेंगे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, है ना, कि ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, ये यहाँ पे ग्राफिकली क्या चीज दिखा जा रहा है, तो डेल्टा बाय डेल्टा एक्स या ट्रिगोनोमेट्रिकली, है ना, इन दिस ग्राफ क्या दिखा जा रहा है, तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा tan थीटा है ना। बट यही थीटा तो नीचे भी बन जाएगा, कंसीडर्ड ए बी नाउ एज ए लाइन नॉट एज ए हाइपोटेन्यूज। तो इस कंसिडरेशन से हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है इसको हम बोल सकते हैं एज ए tan थीटा एंड व्हिच इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड, है ना, इसको हम बोल सकते हैं स्लोप, ठीक है। चलो दूसरा एक पॉइंट और लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, है ना, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। बोलिए, नोट हो गया। तो चलिए अब इस चीज को, है ना, आहिस्ते से हम लोग इंस्टेंटेनियस वाले कंसेप्ट में लेके जाते हैं। तो देखिए ये जो चीज है ना, मैं आप लोग को, है ना, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके फिर से दिखा रहा हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी में वही जो अपेंडिक्स वाले पार्ट में वहां पर दिखा रखा है, बट वहां पे बहुत डिटेल में इस तरह से जैसे हम लोग कहानी की तरह से समझे हैं वैसे नहीं है ना। आप लोग को समझाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ स्टोरी लाइन भी इसमें समझा दिया था। एक्चुअली ये आपका यहाँ पर अपेंडिक्स में जो आपको पहले सीखना है, ये एक्चुअली वहाँ मतलब जो पहले सीखना है वो आपको एनसीईआरटी में थोड़ा पीछे दे रखा है। ये चीज अगर आप पहले सीख लेते हो कि एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस, तो आपको फिजिक्स में थोड़ा सा राहत मिलती है। तो ये है हमारा स्क्रीन शेयरिंग का, लीजिए मैं आप लोग के सामने ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 61, है ना, चैप्टर नंबर 3 में, है ना। बट देखो चैप्टर नंबर 3 बोल के कंफ्यूज मत होना, है ना, ये अपेंडिक्स का पार्ट है, मतलब ये एक जनरल आइडिया है जो आपको पहले से जानना है या बाद में भी कभी भी आप जान लो। लेकिन एज ए स्टूडेंट टीचर ऑफ फिजिक्स, है ना, आपके लिए कैलकुलस के एलिमेंट जो है ये पहले सीख लेना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था न्यूटन के साथ जब उसने इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी का आइडिया को कंसिडर किया था, तो इसलिए हम लोगों ने वही चीज देखा। देख लीजिए ये एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस में, है ना, देख रहे हैं ये चीज। अब इसमें न्यूटन ने वो मतलब इस पार्ट में ये सब स्टोरी नहीं समझाया गया आपको, है ना, जो मैंने आपको समझाया था कि क्या है क्या नहीं है। बट यहाँ पर जो है जो रिलेशन है ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट दिखाया गया है, चेंज को हम लोग इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिए हैं। इसमें हमारा जैसे ये पॉइंट y था, इसको मैंने ये नीचे वाला जो पॉइंट है, अब देखिए इसमें इसको y लिया गया है, मैंने इसको y1 लिया है ना, एक ही बात है। और इसको नेक्स्ट ऊपर वाले पॉइंट को y2 लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा गया y प्लस डेल्टा y, है ना। ज्यादा ये सब सिंबल यूज करने से कभी कंफ्यूजन भी होता है ना, तो इसलिए मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा। ये x है ना, ये x प्लस डेल्टा एक्स जिसको x1 एंड x2, और बाकी रिलेशन अगर आप नीचे आके देख लो, है ना, यहाँ पर व्हाट इज tan थीटा देख लो, है ना, देख पा रहे हो tan थीटा नीचे।
सो व्हाट इज tan थीटा? इट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये रिलेशन जो है इन लोगों ने जो क्रिएट किया, इसमें हम भी अभी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, बट पहले पहले यहाँ तक पहले समझ लेते हैं, है ना। सो tan थीटा इज बेसिकली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो tan थीटा है ये क्या चीज है? तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, है ना। यहाँ पे लाइन PQ लाइन है, तो हमारे लिए यहाँ पे जो था फिगर में वो tan थीटा जो था किसका स्लोप था? AB लाइन के लिए। तो चलिए, तो ये चीजें जो है ना, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन का है। तो देख लीजिए स्लोप का कंसेप्ट से, है ना, हमने इसको रीडिफाइन किया। इन ट्रायंगल ABC, है ना, AB इज कंसिडर्ड या तो हाइपोटेन्यूस, है ना, या फिर स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। तो चलिए ये आइडिया जो हुआ, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं मैथमेटिकली? देख लीजिए, मैथमेटिक्स में इस कंसेप्ट को बोलते हैं एवरेज, है ना, एवरेज निकालना, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे फिजिक्स में अगर आप यहाँ पे सपोज कीजिए y के जगह पे, अगर यहाँ पर y के जगह पे अगर मान लो वेलोसिटी रहता और x के जगह पे अगर टाइम रहता, है ना, y के जगह पे अगर वेलोसिटी रहता और x के जगह पे अगर टाइम रहता, तो आप क्या कहते हैं इसको? आप इसको ये बोलते हैं डेल्टा v बाय डेल्टा t। एंड व्हाट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t? इट इज एक्सीलरेशन। इस तरह से डिफाइन करते, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा डिफाइन करते कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, y को अगर v लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, x को अगर मैंने t ले लिया, ऐसे डिफाइन करते। तो यहाँ पर अगर अभी ये y है और x है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज बेसिकली क्या है? तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बट यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया थोड़ी देर पहले, ये जो कंसेप्ट है डेल्टा y बाय डेल्टा x का, है ना, एक लार्ज चेंज इन x मिला और उस लार्ज चेंज इन x के लिए हमको एक लार्ज चेंज इन y मिला था। तो ऐसे चीजों को हमेशा क्या कहा जाता है? एवरेज कहा जाता है ना। इंस्टेंटेनियस के लिए कंसेप्ट क्या था? तो इंस्टेंटेनियस के लिए देखिए आपको बताया था, इंस्टेंटेनियस के लिए जो कंसेप्ट फिजिक्स से इंट्रोड्यूस हुआ था, इंस्टेंटेनियस के लिए जो कंसेप्ट है वो आता था इस तरह से, लिमिट, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसेप्ट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था कि लिमिट नाम का एक कंसेप्ट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट था v, है ना, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये जो कंसेप्ट एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं एवरेज, है ना। तो चलिए, इसलिए इसका भी नामकरण इसका कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली, है ना, इतना कुछ सीख, मैंने पहले नाम इसलिए नहीं दिखाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब हम इसका नाम बोल सकते हैं, देख लीजिए कि अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको फाइनली एक और पॉइंट यहाँ पे 4 बोल के इसको नीचे रख देता हूँ। तो इट इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज, है ना, हियर delta y upon delta x, here delta y upon delta x is the average rate of change, है ना, is the average rate of change in y, है ना, किसमें? y में, किसके रेस्पेक्ट में, है ना, किसके रेस्पेक्ट में? तो with respect to, है ना, x, with respect to x, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। AB is considered hypotenuse, है ना, slope of the chord, है ना, AB, या here delta y by delta x is the average rate of change in y with respect to x। तो ये सारी चीजें उसके मैथमेटिकल चीजें, आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चलिए, अगर ये क्लियर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, है ना, या कुछ मैसेज कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, है ना। और नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसी में हम आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। ये देखिए मैंने क्या डिफाइन किया इसको, है ना, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, हियर डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई, है ना, एवरेज था ये, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। अच्छा, अगर आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट, अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस के कंसेप्ट पे, जो न्यूटन ने हमारे सामने जो रखा था, उसी को तो मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में, है ना, और इसी को फिर कैलकुलस का नाम दिया गया था। तो चलिए फिर इसमें देखते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस जो कंसेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस कंसेप्ट को, है ना। सो नाउ, अब ये टॉपिक आगे कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। तो नाउ dy बाई dx, है ना, dy बाई dx, इसको आप क्या बोलोगे, है ना,
तो इसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस, INSTANTEN, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले वाला क्या था, एवरेज, और अभी वाला क्या है, इंस्टेंटेनियस, है ना। अब ये इंस्टेंटेनियस हमने इस dy by dx को क्यों कहा, है ना। तो देखिए dy by dx का जो एक्चुअल कंसेप्ट जो अभी अभी हमने वेलोसिटी में देखा था, है ना, वो तो कुछ ऐसा था ना, उसी फॉर्म में लेके आओ। पहले क्या था हमारा भाई, हमारा dy by dx का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये था, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x, ये मीनिंग है। क्योंकि ये dd जो सिंबल है, इस पूरे सिंबल को रिड्यूस करने के लिए लिखा गया था, है ना। तो मीन तो ये चीज था। अब इसमें क्या मीनिंग था, है ना, पिछली बार हमने यहाँ पे लिखा था पोजीशन और टाइम के लिए, और अब की बार ये y और x के रिलेटिव है ना, तो y और x के लिए रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना, किसको हमने 0 कहा है, डेल्टा x को, है ना, मतलब 0 को अप्रोच करेगा, ये कहा है। जरा वापस अपने कर्व पे आ जाओ, कभी अभी हमने देखा था, वापस आप अपने कर्व पे आ जाइए। देखिए अगर इस कंसेप्ट को हम दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कर्व पे, ये हमारा कर्व था जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, और ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, है ना। बताइए मेरे पास दो पॉइंट था, एक पॉइंट यहाँ पे था जिसको मैंने x1 कहा था, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको x1 के रिलेटिव y1 कहा था, ठीक है। अभी मैंने x1 y1 नहीं लिखा, सीधा x एंड y लिखा, क्यों, इसको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए अब हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्टिल वही चीज है ना, लेकिन क्या मैंने डेल्टा एक्स के वैल्यू को बहुत छोटा नहीं ले लिया, कितना छोटा, 0 के आसपास, है ना। अब खुद पिछले वाले कर्व में आप देखिए, है ना, देखिए ये पोर्शन था डेल्टा एक्स, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक ये अगर डेल्टा एक्स था, है ना, तो डेल्टा एक्स एक लार्ज वैल्यू था यहाँ पर, है ना, यह एक कंपेरेबल वैल्यू है ना। लेकिन अगर हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को एस पर आवर कंसिडरेशन अगर बहुत छोटा ले ले, कितना छोटा, 0 के आसपास, है ना, 0 के आसपास, है ना, तो अगर हम ये बहुत छोटा 0 के आसपास ले लेंगे, तो बताइए ये सी वाला पॉइंट तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। या ये बोल दीजिए जो बी वाला पॉइंट ऊपर था वो बिल्कुल ए के ऊपर ही क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं, है ना। हम बना पाएंगे उसको, है ना, सोच के बताइए एक बार, है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू को आपको क्या लेने कहा गया, बहुत छोटा 0 के आसपास। अगर आप बहुत छोटा 0 के आसपास ले लोगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो डेल्टा एक्स है, अगर वो बहुत 0 के आसपास छोटा हो जाता है, तो बी पोजीशन जो बी पॉइंट है वो यहाँ लाई करेगा कि बिल्कुल ए के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो आया आइडिया समझ में, बिल्कुल ए के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर, है ना, जब हम ये कंसिडरेशन करते हैं dy by dx which implies limit delta x tends to 0 delta y by delta x, है ना। तो इसमें एक्चुअली हम ये इमेजिन करना है कि जो हमारा x1 पोजीशन था वो यहाँ पर था, x2 भी यहीं पे ओवरलैप कर गया है ना, x2 भी यहीं पे ओवरलैप कर गया। तो x1 और x2 के रिलेटिव जो y1 और y2 दो अलग अलग पॉइंट था, वो डायरेक्टली वो भी इसी पॉइंट पे ओवरलैप कर गया, है ना। ये हमको एक्चुअली दिखाया जाता है मैथमेटिकली। तो यहाँ पर बेसिकली इसलिए मैंने x1 x2 ना लिख करके यहाँ से सीधा क्या लिख दिया, x लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, y लिख दिया, है ना। और यहाँ पर फाइनली देख लीजिए, थोड़ी देर पहले ए पोजीशन यहाँ पे था, बी पोजीशन ऊपर था, तो वो जो लाइन बन रहा था वो कॉर्ड बन रहा था। अब लेकिन वो जो लाइन अगर मैं बनाना चाहूंगा, तो बी पॉइंट तो इधर ही आ गया, है ना, इस पोजीशन पे ओवरलैप हो चुका है। तो ये बी पॉइंट को अगर मैं यहाँ लिख के आ जाऊंगा, तो वो लाइन लाइन जो था, जो हम थोड़ी देर पहले कॉर्ड के साथ देख रहे थे, वो अब नो फर्दर कॉर्ड, अब वो टेंजेंट की तरह से बिहेव करेगा, है ना। क्योंकि उस लाइन को स्टिल में अगर ड्रॉ करूं, तो ए यहाँ पर है और बी भी यहीं पे है ना, ए एंड बी का पोजीशन यहीं पे है, और उस लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ दोनों ए बी को टच करते हुए, तो लो ये बना दे ए बी को टच करते हुए ऐसा। तो ए बी को टच करते हुए अगर ऐसा बना दूंगा, तो ये जो लाइन बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड से टेंजेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो एंगल जो नीचे था, वो एंगल स्टिल वही रहेगा हमारा, जैसे पिछले वाले में टेन थीटा था। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर भी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डीवाई बाई या डीवाई बाई डीएक्स कहते हैं, तो उसमें भी रिलेशन अभी भी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है। मतलब इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो डॉट जैसा जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसको जूम करके देखो, बहुत बहुत बड़ा जूम करके देखो, तो दिस विल गिव यू ए शेप ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, जो थोड़ी देर पहले दिखा था। तो उस ट्राइंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर रहेगा, बेस रहेगा और एक हाइपोटेन्यूज रहेगा, है ना, लेकिन बहुत जूम करके देखने पर दिखेगा, ऐसा इमेजिन कीजिए। तो इसीलिए वहां पर भी जो अंदर जो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एंगल थीटा था, वो थीटा आप यहाँ भी लिख सकते हैं। इसलिए वो अंदर नहीं दिखा करके हम इसको यहाँ पे बाहर दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इसको जूम करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो एंगल थीटा है उसके रिलेटिव हमको यहाँ पर फिर से एक टेन थीटा इसलिए हम लिखते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ये टेन थीटा है
इस tan थीटा को अब की बार हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। किसका, कॉर्ड का नहीं, टेंजेंट का, क्योंकि ये पहले कॉर्ड था, अब ये टेंजेंट बन चुका है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करना मतलब होता है dy बाई dx करना, है ना, बट इसका मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। और ये जो वैल्यू है आपका ग्राफिकली क्या दिखा रहा है, तो ये ग्राफिकली आपका जो tan थीटा आपको मिला वो क्या चीज मिला, तो इट इज, है ना, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, है ना, इट इज स्लोप ऑफ द कॉर्ड पहले था, अब कॉर्ड कन्वर्ट हो चुका है टेंजेंट में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन द कर्व। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली, है ना, और कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन के आगे रूल्स मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा एक एक करके, है ना, जो हमको फिजिक्स में अक्सर आता है। तो डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है ना, रेशियो लेना है और रेशियो लेकर के डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको छोटा करना है। कितना छोटा, 0 के आसपास करना है। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि न्यूटन को इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए था। बताइए, आज का क्लास का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, है ना। इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, डिफरेंट फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे। बताइए इसको कहाँ कहाँ क्या कंफ्यूजन आया है। मेघा, कोई डाउट है आपको? प्रतिभा, चलिए बढ़िया है। फिर किसी को अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है क्लास 11 के सिलेबस में डायरेक्टली बढ़िया से एकदम स्मूथली लैंडिंग की हो, क्योंकि आप देख लो ये सब ग्राफ ये सब बना करके हम लोगों ने जितना प्रैक्टिस किया था उस हिसाब से आपको मेरे ख्याल से इन सब चीजों में बिल्कुल भी आप दिक्कत नहीं जा रहा होगा। बस आज एक दो टर्म नया सीखे हो, एक तो कॉर्ड का कंसेप्ट और एक टेंजेंट का कंसेप्ट। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ही, हाँ, कोई बोल नहीं रहा है हिमांशु, बट सबके सब मैसेज कर रहे हैं, प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं। जैसे आपने मैसेज किया है उसी तरह से सब लोग मैसेज किए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर आज का क्लास मैं आप लोग को यहीं पे रखता हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसों मिलेंगे सेम टाइम पे और टॉपिक को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और वंस ये जैसे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट हम लोग समझ लेंगे तो मैं आप लोग को न्यूटन के जो मोशन के जो इक्वेशंस थे उसको हम लेके चलेंगे और वहां वो इक्वेशंस को बस डिराइव करके देखेंगे कैसे 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 आया था। इस बार की अच्छी बात यह है कि उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो स्कूल के लिए पढ़ना नहीं है, बस नॉलेज के लिए रखना है उसको। और उसके बाद सीधा जंप करेंगे हम अपना जो मोशन इन ए प्लेन उस चैप्टर में। और तब तक मैं आप लोगों को अगर हो सकता है कि मॉड्यूल वगैरह अगर प्रोवाइड करा दूं, है ना। और अगर आप लोग कभी एक दिन, क्योंकि अभी ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर भिलाई में कोई कोरोना का इतना ये नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोग को देखिए हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी एक दो बच्चों को ले रहे हैं। मतलब जिन बच्चों को ज्यादा डाउट आ जाता है 12th में, तो वो लोग कभी कभार क्लास में आ जाते हैं डाउट के लिए पूछने के लिए, है ना। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ले करके मैं आप लोगों के सामने 4-5 लोगों को बुला करके एक साथ वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखा करके मैं एक दिन आप लोग को समझा दूंगा कि एक्चुअली वर्नियर कैलिपर में जो एरर कैलकुलेशन का जो चीजें रहते हैं वो क्या रहते हैं, क्योंकि दीज आर ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एक्सपेरिमेंट जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक वो सेकंड चैप्टर के जो एरर का आइडिया वो क्या है कैसे समझ में आएगा। हम सीधा स्पेकुलेट या विजुअलाइज करके यहाँ से हम ऐसा नहीं कर सकते हर चीज को। जैसे मैं कहता हूँ कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, लोग उसका मेजरमेंट करके चलो बताओ लेंथ कितना है ना। तो मैं अगर आप दो लोगों को दे दूंगा तो कोई उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एक रीडिंग चेंज करके बताएगा। कोई बताएगा भाई 5 मीटर, है ना, 5.5 सेंटीमीटर, कोई बताएगा उसको 5.45 सेंटीमीटर। इस तरह से, है ना, हल्का फुल्का जो डिफरेंसेस जो दिखता है वो प्रैक्टिकली जब दिखेगा ना तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअली मेरे यहाँ पर फिजिक्स में हम लोग जो है पूरे प्रैक्टिकली भी करते हैं। आई हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, है ना, जो फिजिक्स के स्कूल में यूज होते हैं। और क्योंकि ये सब हमको इसलिए भी कराना पड़ता है क्योंकि आप अगर नीट और जेईई का एग्जाम दे रहे हो तो सिलेबस में ये भी रहता है आपका प्रैक्टिकल से भी। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे फर्दर देखेंगे। तो चलिए मैं ये जो नोट्स आज का जो है ये मैं आपको शाम तक अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, और प्रीवियस जो नोट्स थे वो भी आज एक के साथ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये वीडियो भी मैं आप लोग को जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।